देखिएगा, बात ये है, अभी तक हमारे पास एलिप्स का एक समीकरण होता है। एलिप्स का क्या होता है? समीकरण। एलिप्स का जो इक्वेशन होता है बेटा, वो होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये हमारे पास एलिप्स का समीकरण होता है। ठीक है, फर्स्ट बी के जो कंसेप्ट हैं उनको एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं, जो अब तक बता दिए हैं, फिर उससे आगे हम लोग चलेंगे। ये एलिप्स का समीकरण है और एक आपको स्ट्रेट लाइन दी गई है। क्या दी गई है आपको? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का समीकरण दिया गया है, मान लीजिए y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब एलिप्स का जो फोटो बनता है कुछ इस तरह से अंडाकार आकृति बनती है एलिप्स की, और ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास इस तरह से। तो ये स्ट्रेट लाइन इस एलिप्स को दो बार काटती है। स्ट्रेट लाइन के और एलिप्स के हमें दो इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त होते हैं। कितने प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होते हैं? दो। अब इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों आते हैं साहब? ये रेखा एलिप्स को, ये स्ट्रेट लाइन एलिप्स को दो पॉइंटों पर क्यों काटती है? तो ये स्ट्रेट लाइन एलिप्स को दो पॉइंटों पर क्यों काटती है, इसका जवाब अगर हमें चाहिए तो देखो, किन्हीं भी दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आते हैं, उन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करके x का मान निकाला जाए और y का मान निकाला जाए तो उनसे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्राप्त होते हैं। इनके क्या प्राप्त होते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होते हैं। तो यहां पर यहां से y का मान उठा करके यहां लगा देंगे, तो इसमें x में क्या बनती थी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी। मान लीजिए इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। तो यहां से y का मान उठा करके इसमें लगा दिया तो x में एक क्वाड्रेटिक समीकरण बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के कितने मूल प्राप्त होते हैं? दो मूल प्राप्त होते हैं, दो रूट उसके आते हैं। तो दो रूट जो आते हैं वो इन मतलब कितने प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होंगे? दो। जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आए, इसका मतलब कितने पॉइंट आएंगे? दो पॉइंट आएंगे। तो क्वाड्रेटिक बनने के कारण तो यह सिद्ध हो जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन इस एलिप्स को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है। अब मान लो इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से एक का x कोऑर्डिनेट x1 है और एक का x कोऑर्डिनेट x2 है, वो उस क्वाड्रेटिक समीकरण के क्या होते हैं? रूट होते हैं। वो उस क्वाड्रेटिक समीकरण के क्या होते हैं? रूट होते हैं। इसके लिए हमने x1 प्लस x2 का मान निकाल करके आपको बताया था। जब इसमें लगा देते हैं तो x1 प्लस x2 का जो मान हमारे पास आया था वो कितना आया था? -2a स्क्वायर सी एम अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको करवाया था उस समय। जो लोग स्टूडेंट्स नए हैं वो अभी ध्यान रखें कि x1 प्लस x2 का मान कितना है? -2a स्क्वायर सी एम बटे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट हमने निकाला था x1 x2 बराबर, इनका गुणनफल हमने क्या निकाला था? ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाला था। ठीक है ना? इसके बाद में इन दोनों से हमने x1 माइनस x2 का मान निकाल लिया था। x1 प्लस x2 से और x1 x2 से किसका मान निकाला जा सकता है? x1 x2 का मान निकाला जा सकता है। तो x1 x2 का जो मान हमने निकाला था, वो x1 माइनस x2 का जो मान हमने निकाला था, ये निकाला था 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और इन सबके माध्यम से ये स्ट्रेट लाइन का एलिप्स पर जो इंटरसेप्ट है, मतलब ये एलिप्स के अंदर लाइन का कितना भाग है? दो पॉइंटों पर लाइन एलिप्स को काटती है, ए पर और बी पर। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ये ए बी, ये कहलाती है इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन एलिप्स। रेखा का दीर्घवृत्त पर अंतःखंड क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन एलिप्स, रेखा का दीर्घवृत्त पर अंतःखंड। और इसकी लंबाई का जो सूत्र हमने पढ़ा था ए बी बराबर, ये पढ़ा था हमने, ये ऐसे कैसे आ जाता है? 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन द्वारा, स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी द्वारा एलिप्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 पर काटे गए इंटरसेप्ट की क्या है? लंबाई है।
कि ये स्ट्रेट लाइन इस एलिप्स पर कितना इंटरसेप्ट काटती है, उस इंटरसेप्ट की लंबाई निकालने का क्या है, ये सूत्र है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन इफ स्ट्रेट y बराबर एम एक्स प्लस सी टचेज द एलिप्स, टचेज द एलिप्स, यदि रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी जो है वो इस एलिप्स को क्या करती है, टच करती है, इसको स्पर्श करती है। अब स्पर्श करती है तो चित्र कैसे बनेगा, स्पर्श करती है तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, मतलब यही पॉइंट ए हो गया, मतलब ये पॉइंट ए पॉइंट बी जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ए पर ही आ गया, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक ही हो गए। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी एक ही हो गए तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है इस कंडीशन में इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट की लंबाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0। ये जो इंटरसेप्ट है ये इंटरसेप्ट बना ही नहीं एलिप्स के अंदर, जब इंटरसेप्ट बना ही नहीं तो उसकी लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब इस लंबाई को हम 0 के बराबर कर देंगे। अब इसको 0 के बराबर 0 करेंगे तो ये मान 0 में चला जाएगा, ये मान 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। और उसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, और माइनस के सी स्क्वायर को कहां ले जाएंगे, बराबर में। तो ये हमारे पास एक टच करने की क्या आ गई, कंडीशन। ये हमारे बहुत जगह काम आएगी कि स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी एलिप्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 को टच करती है। कब टच करेगी, टच करने की कंडीशन क्या है, टच करने की कंडीशन है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है तो ये स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी एलिप्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 को टच करेगी। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, कोई तकलीफ यहां तक? तो यहां तक की चीजों को एक बार जल्दी से नोट कर लें सभी लोग, जिन्होंने नोट नहीं किया है, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद में हमारे पास इंटरसेक्शन, ये तो था इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ए एलिप्स। अब हम बात करते हैं टेंजेंट के समीकरण का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स, एलिप्स की टेंजेंट का समीकरण। और टेंजेंट के समीकरण निकालने के 2 सूत्र मैंने आपको पिछली क्लास में समझाए थे, ठीक है ना। ये फॉर्मूले सारे अपने को अच्छे से याद होने चाहिए भाई, क्योंकि तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। फॉर्मूले अगर याद नहीं हुए तो क्वेश्चंस को करने में फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री वैसे ही परेशान करती है बच्चों को, ठीक है ना। तो यहां पर अपने को समझना है इक्वेशन टू द टेंजेंट। सबसे पहले इसमें हमने कौन सा फॉर्म पढ़ा है, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मत बोले तो बिंदु रूप, मतलब बिंदु रूप का मतलब क्या है, देखो हमें यहां पर एलिप्स का समीकरण दिया हुआ है। एलिप्स का समीकरण क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, ये हमको दे रखा है एलिप्स का समीकरण, ठीक है। अब एलिप्स का समीकरण तो ये दे दिया, ये कोई भी हमारे पास एलिप्स है, ये कोई भी क्या है, एलिप्स, और इस पर अब एक पॉइंट दे दिया P, इस पर हमको क्या दे दिया, एक पॉइंट P दे दिया, और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, कि इस पॉइंट P x1, y1 पर एक टेंजेंट खींचो। टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा खींचो और इस स्पर्श रेखा का क्या निकालो, समीकरण। देखो 2D के अंदर चाहे वो एलिप्स हो चाहे वो हाइपरबोला हो, अभी इसके बाद अपन हाइपरबोला पढ़ेंगे। अगर आपने एलिप्स अच्छे से सीख लिया ना, दीर्घवृत्त अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये मान लो कि अति प्रबल आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट है, क्योंकि जो भी चीजें अपन एलिप्स में पढ़ेंगे बिल्कुल वो की वही चीजें किस में जाएंगी, दीर्घवृत्त में, वो अति प्रबल में, हाइपरबोला में। और एलिप्स में और हाइपरबोला में इतना सा फर्क है, मैं केवल एक लाइन बोलूंगा और हाइपरबोला कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोलूंगा मैं, एलिप्स में जहां भी प्लस बी स्क्वायर है वहां पर बी स्क्वायर की जगह पर क्या कर दो, माइनस बी स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर का क्या बदल दो, चिन्ह बदल दो, तो हाइपरबोला आपका कंप्लीट हो गया आज ही, ठीक है ना। एलिप्स में जो कुछ भी अपन पढ़ रहे हैं उन सब में जहां भी बी स्क्वायर आ रहा है उसका क्या बदल देंगे, चिन्ह।
तो सारी चीजें किसकी हो जाएंगी, हाइपरबोला की हो जाएंगी, है कि नहीं। ऐसी ऐसी ट्रिक है। तो ऐसे ही चाहे हमें एलिप्स दे दे, चाहे हाइपरबोला दे दे, चाहे पैराबोला दे दे, चाहे कोई सा भी बोला दे दे, और उस पर कोई पॉइंट दे दिया अपन को x1 y1, और उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट का समीकरण निकालना है। तो टेंजेंट का समीकरण लिखने की सिंपल सी ट्रिक है कि एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दो, x(x1), वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दो बेटा, y(y1), 2x अगर कहीं भी दिखे तो क्या लिख देंगे, x प्लस x1, 2y अगर दिखे तो क्या लिख देंगे, y प्लस y1। तो इसकी टेंजेंट का समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का समीकरण क्या हो जाएगा, इसकी टेंजेंट हो जाएगी एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, x(x1) बटे a स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, y(y1) बटे b स्क्वायर बराबर 1। तो अगर आपको एलिप्स का समीकरण दे दिया जाए, एलिप्स का क्या दे दिया जाए, समीकरण, ठीक है ना, और आपको कहा जाए कि ये पॉइंट है, फला पॉइंट है 1,2 है, इस पर टेंजेंट का क्या निकालो, समीकरण निकाल दोगे आप लोग। x1 की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y1 की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कर देंगे ना। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का समीकरण लिख सकते हैं, सब लोग लिख सकते हैं, यस और नो, ठीक है। तो फटाफट से ये नोट करिए जल्दी से, ये है पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का समीकरण। एलिप्स पर कोई पॉइंट अगर आपको दे दिया जाए x1, y1, और उस पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट का समीकरण लिखना है, उस पॉइंट पर अगर आपको क्या लिखना है, टेंजेंट का समीकरण लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करें, फिर अपन पढ़ेंगे इसका स्लोप फॉर्मेट में टेंजेंट का समीकरण। है हिंदी, अरे सब हिंदी अंग्रेजी एक ही चीज है बेटा, हिंदी बोलता रहो, हर चीज के अपन बोल ही रहे, समीकरण आने चाहिए, और थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीखो, काम आएगी बाद में, ठीक है ना। अभी से सीखोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो एमएससी तो पूरी अंग्रेजी में ही करनी है। हाँ बिल्कुल, एमएससी हिंदी में होती ही नहीं है बेटा, हाँ एक ही माध्यम से होती है, हिंदी हिंदी माध्यम भर भी देखो तो अभी पेपर अंग्रेजी में ही आएगा। तो हमारे अब अपन कॉलेज में हो गए तो अंग्रेजी अपन को थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, कैसे इसका वो यूज करवाएगा, जैसे अपन मान लो, प्लीज बातें ना करें, जैसे इसमें एक क्वेश्चन यू दे देगा कि एलिप्स दे दिया आपको, फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट, ठीक है ना, और टू द एलिप्स, टू एन एलिप्स, एक एलिप्स का समीकरण दे दिया x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1, ठीक है ना, और अपने को पॉइंट दे दिया, मान लीजिए एट √3, 1, ये हमको पॉइंट दे दिया। क्या पॉइंट, सवाल समझ में आ रहा है? सवाल की देखो अंग्रेजी में अपन लिखेंगे तो हिंदी में मैं बोलता जाऊंगा तो आपको मतलब समझ में आते रहेंगे, ठीक है ना। ये दीर्घवृत्त x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1 पर क्या निकालना है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। किस बिंदु पर निकालना है, √3, 1 पर निकालना है। तो ये आपका क्या हो गया, x1, y1, ये एलिप्स का समीकरण हो गया। तो मैंने बताया सीधा सीधा x² की जगह पर क्या लिखना है, x(x1), तो x², आंसर क्या हो जाएगा इसका, x² की जगह पर क्या लिखेंगे, x(x1), x1 कितना है, √3 बटे a² कितना है, 9, प्लस y² की जगह पर क्या लिखेंगे, y(y1), कितना है, 1, और बटे में b² कितना है, 16 बराबर 1। ये सीधा सीधा आंसर आ गया। और चाहो तो इसको काटा पीटी करनी है
तो 9 गुणा 16, 9 और 16 का एलसीएम कितना होगा 144, 144, 144 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो ताकि अटे बटे क्या हो जाए खत्म। अब 144 से मल्टीप्लाई करोगे या 9 से 144 कट जाएगा 16 बार 16 बार, तो 16√3x हो जाएगा ये, प्लस यहाँ 9 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 144। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ये एलिप्स के पॉइंट √3, 1 पर किसका समीकरण आ गया टेंजेंट का समीकरण आ गया। तो कोई भी एलिप्स का समीकरण दे दिया जाए और उस पर कोई पॉइंट दे दिया जाए, एलिप्स पर क्या दे दिया जाए पॉइंट, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट का समीकरण निकाला जा सकता है, उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से नोट कर लीजिए फटाफट से, सवाल को जल्दी से लिख दीजिएगा। ये तो अपन ने इस टॉपिक को समझने के लिए लिखा है, वैसे ही किताब का कोई वैसे नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल है, आपकी बुक का एग्जाम्पल नहीं है ये तो आपको ये बात समझ में आ जाए कि कैसे मान धरने हैं। भाई साहब ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। तो बैंसला जी को कहाँ छोड़ा है आज गुजर साहब? हाँ वही सही है, वो तो भैया यार इतने कष्ट काय के लिए उठा रहे हैं, समाज सेवा के लिए कोई बैठो नहीं। हो गया भाई। दूसरा फॉर्मेट लिखे हैं अपन स्लोप फॉर्मेट। देखिए अभी तो हमने टेंजेंट का समीकरण कब निकाला है जब हमें पॉइंट दे दिया गया था। अब मान लीजिए हमें पॉइंट नहीं दी, हमें इस टेंजेंट की क्या दे दे स्लोप दे दे कि टेंजेंट की स्लोप स्मॉल m है, तो टेंजेंट का क्या निकालो समीकरण निकालो। तो कैसे निकालेंगे अपन जरा वो देखिएगा। स्लोप फॉर्मेट में टेंजेंट का समीकरण निकालना है तो स्लोप हाँ एक मिनट, तो हम क्या बात कर रहे थे, ये एलिप्स का समीकरण आपको दिया हुआ है और अब हम पढ़ रहे हैं स्लोप फॉर्मेट। स्लोप फॉर्म में आपको यहां पर क्या दी गई है स्लोप ऑफ टेंजेंट दी गई है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दी गई है m। अब स्लोप क्या होती है साहब, ये स्लोप होती है प्रवणता रेखा की ढाल। अब ये 11वीं क्लास में आपने जो स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री पढ़ी है ना वो वहां से क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो ये परेशान करेंगे स्लोप्स के कंसेप्ट। स्लोप का मतलब होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। एक्स एक्सिस से कोई भी स्ट्रेट लाइन जितना एंगल बनाती है उस एंगल के tan का मान उस स्ट्रेट लाइन की क्या कहलाती है स्लोप कहलाती है। ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है थीटा एंगल बनाती है। तो इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो क्या लिखेंगे हम m बराबर tan थीटा लिखेंगे। बात समझ में आई? मतलब जिस भी लाइन की स्लोप निकालनी है, जिस भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी है उस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से क्या निकाल लो एंगल निकाल लो, और एक्स एक्सिस से एंगल निकालने के बाद उसका क्या ले लो आप tan ले लो, तो उसकी क्या आ जाएगी स्लोप आ जाएगी आपके पास, है कि नहीं। तो यहां पर हमें टेंजेंट की स्लोप दी गई है और एलिप्स का क्या दिया गया है समीकरण। हमने मान लिया लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y बराबर mx प्लस सी। हमने मान लिया कि माना स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है y बराबर mx प्लस सी है। अब m का मान तो मुझे दे ही रखा है, m तो इसकी प्रवणता है, c का मान मुझे पता नहीं है, c का मान मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लाइन इसको क्या करती है टच करती है, और ये लाइन इसको टच करते तो टच करने की कंडीशन मैंने अभी बताई थी आपको कि y बराबर mx प्लस सी अगर एलिप्स को टच करती है तो टच करती है तो सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। कंडीशन 2 टच पढ़ा था अभी हमने, स्पेशल कंडीशन कि y बराबर mx प्लस सी
एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 को टच करती है तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर बराबर ये होता है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो C इक्वल टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये C का मान उठा करके यहां लगा दो। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो अपन मिटा देते हैं, इसका तो कोई मतलब है नहीं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, बातें मत करो, समझने में ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, C का मान यहां से उठा करके यहां लगा दिया, y बराबर mx, और C का मान ये लगेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब m का मान तो उसने स्लोप ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट दे ही दिया, और a का मान और b का मान एलिप्स के समीकरण से मिल जाएंगे। तो सीधे सीधे अगर हमें टेंजेंट की स्लोप पता है, अगर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता पता है, तो हम डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करके स्पर्श रेखा का क्या निकाल सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें कोई तकलीफ किसी को हो तो बताइए। नहीं, सवाल में कुछ नहीं है। सवाल में देखो बेटा, इन चीजों को अपन यूं समझें, चीजों को केवल मान लगाने वाली बात है, मानों को लगाने से आगे अपन कई सारे एग्जांपल्स करेंगे, मैं आपको अपने आप समझ में आती चल जाएंगी। आपको एलिप्स दे दिया और मैं आपसे बोल दूं उसकी प्रवणता 2 है, सीधा सीधा क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 कोई एलिप्स है। तो ये एलिप्स दे दिया तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, और आपसे कहा जाए उस टेंजेंट का समीकरण निकालो, उस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो जिसकी स्लोप 2 है, तो m बराबर 2 हो गया। तो इसमें जहां भी m दिख रहा है या 2 लिख दो, तो y बराबर 2x प्लस माइनस ए स्क्वायर का मान कितना है 9, एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 9 4 36, और प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। मान लगाने बस, इस तरह से सवाल बनता है। मतलब ये कंसेप्ट सूत्र अपने को याद होना चाहिए कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप m है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप m है, तो उस स्ट्रेट लाइन का, उस टेंजेंट का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से नोट करें आप इसको, और इसके नीचे इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख दें अपन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हिंदी में बोला जाता है स्पर्श बिंदु। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक आपको याद करने हैं, माइनस प्लस ए स्क्वायर एम बटे अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये स्पर्श बिंदु के क्या है, निर्देशांक। ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता समीकरण तो आ गया। अब ये किस बिंदु पर इलिप्स को टच करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोले तो स्पर्श बिंदु, कि ये टेंजेंट इलिप्स को टच जिस पॉइंट पर करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो इस सूत्र से निकाले जा सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, माइनस प्लस ए स्क्वायर एम बटे अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको कल सबको याद होनी चाहिए, पहले मैं इनको पूछूंगा तब क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे, क्योंकि ये याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। जिनको सीखना है, जिनको फर्स्ट ईयर में पास होना, उनसे पूछूंगा, नहीं होना कोई। 11वीं में आपने 10वां चैप्टर पढ़ा है, आपकी बुक में 10वां चैप्टर था 2D का, स्ट्रेट लाइन का, वो चैप्टर पढ़ लेना। इस ठीक है ना, 11वीं में आपने द्विविम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, ठीक है ना, वहां पे आपने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ी है, दीर्घवृत्त भी पढ़ा है, पैराबोला भी पढ़ा है, अतिपैराबोला भी पढ़ा है, तो उन चीजों को देख लेना, सब बोके, ठीक है ना, सारी चीजें बोके वही है। ये हो गया, ये कर लिया सबने। ये अब नेक्स्ट लिखेंगे अपन नॉर्मल, हेडिंग डालेंगे नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो अभिलंब, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब।
ये तो हमने स्पर्श रेखा की बात करी, ये तो हमने किसकी बात करी है, स्पर्श रेखा की। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोले तो स्पर्श बिंदु है ना, लिखना तो ध्यान से लिख दो ना, वीडियो देख के नोट कर लेना घर पे जाके। हाँ भाई, अब लिखेंगे अपन नॉर्मल। लिखने की स्पीड थोड़ी सी तेज रखें अपन, ऐसे नहीं, और शाम तक एक ही चीज को लिखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत रह भी जाए तो उसके लिए अपने पास क्या रहता है, वीडियो रहता है। ठीक है ना, मान लो कोई चीज अपन छूट गई तो अभी जगह छोड़ दो कि इतनी जगह में आ रहा है, घर पे जाके उस वीडियो को अपन वहां तक ले जाएंगे, पॉज कर लेना वहां पे वीडियो को, या तो पूरा देखना चाहे पूरा देख लो, और जो चीज नोट करनी है वहां तक ले जाओ, उसको देखा फटाफट पॉज करके लिख दिया, खत्म काम। ठीक है ना, तो उसके लिए अपने पास सुविधा है, इसलिए तो अपन ने टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं अपन, रिवीजन भी कर सकते हो दोबारा से। अब देखो ये नॉर्मल क्या चीज होती है, नॉर्मल किसे कहते हैं, पहले तो इस नॉर्मल का मतलब समझा जाए, व्हाट इज द नॉर्मल। ठीक है ना, ये हमारे पास मान लीजिए कोई भी कर्व है, इसको, इस लाइन को तो क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। ये तो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है ये जो बिंदु होता है जहां पर ये टच करती है, ये बिंदु P, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, मतलब इस स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा खींच दें, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, हिंदी भाषा में बात करें तो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं हिंदी में। बात समझ में आ गई, जो टच करती है वो तो क्या है, स्पर्श रेखा, जिस बिंदु पर टच करती है वो क्या है, स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु पर टच करने वाली लाइन के स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। बात समझ में आ गई, फटाफट से डायग्राम बना लो आप। ठीक है ना, परिभाषा आपसे पूछे तो लिख दोगे परिभाषा तो खुद। ठीक है ना, चीजों को खुद से लिखना सीखें। अब एक तो ना अपनी आदत को ये बदलेंगे नहीं साहब, गुरुजी एक एक लाइन लिखाएंगे जब हम सी चीजों को लिखेंगे। अब अपन हायर एजुकेशन में आ गए तो अपने को अब इस चीज से बाहर निकलना है। ये कर्व का समीकरण है, कुछ भी हो सकता है, ये पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है, वृत्त हो सकता है, जिस कर्व की वक्र है कोई भी, हिंदी में बात करें तो कर्व है ये कोई भी, जिसको टच कर रही है उसकी ये टेंजेंट है। ठीक है ना, तुम्हारा बेस बहुत कमजोर है यार 11वीं 12वीं का यार, जिस तरह से तुम बातें कर रहे हो। हैं, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कौन से स्कूल से पढ़ा था? खाई। अच्छा, लालसूट से यहाँ आगो तू। अब चलो, अब इधर ध्यान दो। तो ये बात पंकज भैया इधर पढ़ लो, पहले पढ़ाई करते समय बातें नहीं बिल्कुल भी। तो ये अपने पास हो गया। अब हमने ये मान लो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1 है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हमें पता है तो हमने टेंजेंट का समीकरण निकालना तो सीख लिया कि टेंजेंट का समीकरण तो क्या होता है, x(x1) बटे a स्क्वायर प्लस y(y1) बटे b स्क्वायर बराबर 1। अब ये नॉर्मल का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, a स्क्वायर x बटे x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बटे y1 बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभिलंब का समीकरण क्या लिखेंगे आप लोग, अभिलंब का समीकरण, नॉर्मल का समीकरण लिखने का सूत्र है हमारे पास a स्क्वायर x बटे x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बटे y1 बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना है, अब लोगों को सवाल क्या है, a स्क्वायर का मान लगाना है, b स्क्वायर का लगाना है, और x1 y1 यहां से मिलेंगे वो लगाना है, बस है कि नहीं।
तो फटाफट से नोट कर दो इसको। ये हमारे पास किसका समीकरण है? नॉर्मल का, अभिलंब का समीकरण है। तो अगर आपको ये पॉइंट दे दिया जाए और इस पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण लिखना पड़े, नॉर्मल का समीकरण लिखना पड़े, तो यहां से इस तरह से लिख देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैं? बेटा आपको डेरिवेशन तो बहुत बड़ा है, फिर अपन यहाँ पे अभी काम का नहीं है, इसलिए मैं निकल है। थोड़ा सुनिए तो फिर पूरी चीज समझानी पड़ेगी। जहां पे जो चीज आएंगी वो मैं करवा दूंगा अपने आप, जिनकी डेरिवेशन आएंगे वो मैं करवा दूंगा। ये भी मैं करवा सकता हूं, लेकिन अभी ये सब चीज तुमने 12वीं क्लास में कर रखी है, ठीक है ना। ये काम जो है ये सब 11वीं क्लास का काम है, और जहां पे अपन को इनके डेरिवेशन आएंगे नहीं अपन के, तो इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूं। जहां पे जो चीज आती है उनके करवाते ही है अपन, ठीक है ना। अपन अभी इसको याद कर ले, और अगर अपन चीजों को निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। आपने देखो ये कैसे आया, या आप मेरे से पूछ रहे हो? नहीं, मैं बता देता हूं कैसे आया, थोड़ा बहुत जानना चाहता है तो। आपने 12वीं क्लास में एक प्रश्नावली पढ़ी थी, अवकलज की अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 8वीं प्रश्नावली। उसमें 8.3 थी आपकी स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, टेंजेंट एवं नॉर्मल। उस प्रश्नावली से आया ये, उस प्रश्नावली में सवाल था ये, ठीक है ना, कि पॉइंट x1, y1 पर क्या निकालो? अभिलंब का समीकरण निकालो, ठीक है ना। कैसे निकालो? तो अभिलंब का समीकरण निकालने का सूत्र क्या पढ़ा था आपने? y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx इंटू x माइनस x1। मतलब एलिप्स का जो समीकरण है x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1, उसका क्या करो? अवकलन। मामे ये पॉइंट को क्या करवा दे? सेटिस्फाई। वहां से तो क्या आएगी? स्पर्श रेखा की प्रवणता। बाबू उल्टो करके क्या बदल रहा है? चिन्ह। वहां से क्या आ जाएगी? अभिलंब की प्रवणता। अब ये बिंदु x1, y1 पे रेखा का समीकरण लिख दे। अब रेखा का समीकरण की शोध ही नहीं हुई तो डेरिवेशन कहां से कराऊं बता मैं? यह हमारा नहीं कराऊं मैं, है कि नहीं? अब कराऊंगा तो फिर होगा अब सब बताओ लाख है, तो पहले तो तुमको पूरी 11वीं पढ़ाओ, पूरी 12वीं पढ़ाओ, और फीस हो के नहीं साहब मैं तो अभी तो एक पेपर की दूंगा। तो ऐसे थोड़ी काम चले, ठीक है ना। मैंने बता दिया, समझ में आ गई कैसे आएगी? अब याद, मतलब बच्चा क्या करे, पहले तो साहब पूरा समझाओ, समझा दे, अरे साहब मैं तो अब याद कर लूंगा, अब नहीं समझेगा वो, ठीक है ना। तो ये हमारे, हमको पता है ना कौन सी चीज तुम्हारे समझ में आएगी, जो चीज समझ में आए भाई को मैं करवा रहा हूं। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो गया अपने पास। ये तो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभिलंब का समीकरण कब निकाला है? जब ये बिंदु दे दिया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अभिलंब की प्रवणता दे दी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। इन क्या लिखना है? स्लोप फॉर्म। मतलब आपको स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है? प्रवणता रूप का मतलब क्या है? कि अभिलंब की प्रवणता दे दी हमको, अभिलंब की क्या दे दी? प्रवणता। और फिर अभिलंब का क्या लिखना है? समीकरण। नॉर्मल की स्लोप, मतलब इसमें हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल दे दी। क्या दे दी हमको? स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभिलंब की प्रवणता दे दी हमको कितनी? m, कि अभिलंब की प्रवणता हमारे पास m है, ठीक है ना। अब अभिलंब की प्रवणता m है, तो इस अभिलंब का समीकरण निकालने का सूत्र है y बराबर mx माइनस m इंटू a² माइनस b² बटे अंडर रूट में a² प्लस b² m²। ये सूत्र हमको अभिलंब का याद करना है प्रवणता रूप में, करिएगा नोट। प्रवणता रूप में अभिलंब का जो समीकरण होगा, वो प्रवणता रूप में अभिलंब का समीकरण क्या होगा? y बराबर mx माइनस m इंटू a² माइनस b² बटे अंडर रूट a² प्लस b² m²। हाँ, स्लोप अगर दे दे, नॉर्मल की अगर स्लोप हमको दे दे, और नॉर्मल का क्या लिखना पड़े? समीकरण लिखना पड़े, तो यहां से लिख सकते हैं, ठीक है ना। टाइम हो जाता है, टाइम बड़े बूढ़े को भी करे यार। अब यार मैं टाइम चाहिए, वो टाइम की जल्दी करेगा तो फिर हो गया सबका ये।
बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? तो ये टेंजेंट का समीकरण और नॉर्मल का समीकरण, इनको याद कर लो अच्छे से, ये सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। शाम को क्लास लगेगी आपकी आज, ठीक है। शाम की क्लास में आपको ऑक्सिलरी सर्किल, सहायक वृत्त के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में अपन समझेंगे, ठीक है ना। हाँ, आगे बात समझ में। कल सेम टाइम पे क्लास है सुबह, ठीक है ना। कल की कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है ना। समय अपने पास बहुत कम है, तो सुबह मॉर्निंग में सेम टाइम पर आपकी क्लास है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।